हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन अधिकार के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि नयन रिया को बोलती कि मुझे अभी बात नहीं करनी तुमसे, तुम शांत हो जाओ पहले। नयन गुस्से में वापस कमरे में चली जाती है। रिया वहीं कॉरिडोर में अकेली खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कमरा नंबर 214। अब नयन, रिया और अनन्या का नया ठिकाना बन गया था। कमरे में अब 3 बिस्तर थे। माहौल में एक अजीब सी चुप्पी और तनाव था। अनन्या ने नयन के बिस्तर के पास ही अपना छोटा सा सामान जमा लिया था। रिया और नयन आपस में बात करते हैं। नयन उससे कहती है, देखो रिया, बात को समझने की कोशिश करो, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। रिया बात को ना बढ़ाने की वजह से कहती है, इट्स ओके। खैर, उसके बाद रिया नयन की तरफ झुककर कुछ कहने लगती है कि तभी अनन्या की आवाज आती है। अनन्या धीमी और मासूमियत भरी आवाज में कहती है, नयन, मुझे फिजिक्स का न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम देख दोगे प्लीज। नयन थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है, बोल जाती है कि अनन्या रूम में है और वो रिया के साथ थोड़ी क्लोज आ रही होती है। तो नयन तुरंत पलट कर अनन्या की तरफ हो जाती है और रिया अपनी जगह पर झुंझलाहट के साथ सीधी हो जाती है। नयन और अनन्या देर तक फिजिक्स पर बात करते रहते हैं और रिया अपनी किताब में मुंह छुपा लेती है, मानो कुछ पढ़ रही हो, पर असल में उसकी आंखें अनन्या पर टिकी होती है। खैर, वक्त ऐसे ही बीता जा रहा होता है। जब जब रिया नयन करीब आ रहे होते हैं, तब तब अनन्या कोई ना कोई नाटक कर देती है। एक शाम रिया और नयन अपनी पसंदीदा वेब सीरीज देख रहे होते हैं। नयन ने रिया के कंधे पर सर रखा हुआ था। दोनों हल्के से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अचानक अनन्या कहती है, नयन, मुझे रात को डर लगता है, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओगे। नयन तुरंत उठती है और उसके पास बैठती है। कहती, क्या हुआ तुमने। हाँ, कुछ नहीं, मुझे बार बार वो लड़कियों का पीटना याद आता है। नयन कहती है, शांत रहो। अनन्या की सांसें भारी होने लगती है। तो अनन्या कहती है, मुझे बाहर जाना, खुली हवा लेनी है, क्या चलोगी मेरे साथ। नयन कहती है, हाँ श्योर, चलो उठो। उसके बाद नयन कहती है, रिया, तुम चलोगी हमारे साथ। रिया कहती नहीं। कहती, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। रिया मन में कहती है, अभी आती हूँ। ये तो आजकल उसकी दिनचर्या बन गई है, हर बार बीच में आ जाती है। नयन और अनन्या जाती है। रिया अकेली रह जाती है। लैपटॉप की स्क्रीन चलती रहती है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन दिखता है। एक और रात नयन और रिया दोनों बिस्तर पर लेटे होते हैं। एक ही बिस्तर पे। रिया ने हाथ बढ़ाया होता है नयन का हाथ पकड़ने के लिए कि तभी अनन्या की आवाज आती है। वो चीखने लगती है। तो नयन जाके अनन्या के पास बैठ जाती है और कहती है, क्या हो गया तुम्हें। अनन्या, उठो, क्या हो गया बेटा। अनन्या एकदम से उठ के बैठती है, कहती है, कुछ नहीं, फिर से वही डरावने सपने। तो नयन धीमी आवाज में फुसफुसाने लगती है। रिया बस आंखें बंद करके लेटी रहती है। दर्द और निराशा से उसका दिल डूब रहा होता है। वह अब खुद को ही अपने कमरे में अजनबी महसूस करती है। और अगले दिन लंच में वो कैंटीन में नयन और अनन्या एक साथ बैठे लंच कर रहे होते हैं। अनन्या अपने हाथ से नयन को कुछ खिला रही होती है। रिया दूसरे कोने की टेबल पर अकेली बैठी यही सब देख रही होती है। रिया अंदर ही अंदर बुड़बुड़ाती है, ये लड़की कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और नयन को कुछ दिखता ही नहीं है।
वो अपनी मुट्ठी कस लेती है। उसके नाखूनों से हथेली में उसके दर्द होने लगता है। खैर, वो फिर भी खुद को संभालती है। कहती है आज रात कैसे भी करके मुझे नयन के करीब जाना होगा, नयन को अपना प्यार याद दिलाना होगा, नहीं तो दोस्ती के चक्कर में हम दोनों में दूरी आ जाएगी। रूम में सिर्फ हल्की फेरी लाइट्स की चमक होती है। नयन और रिया एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि दुनिया में सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही होती है। रिया नयन के गालों पे किस करती है। नयन मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। फिर रिया और नयन अनन्या की तरफ देखते हैं जो सो रही होती है। उसके बाद नयन रिया के कमर में अपनी बाहें डाल उसे अपनी तरफ खींच लेती है। रिया उसके होठों के पास झुकती है। पल भर के लिए दोनों की सांसें तेज हो जाती है। तभी अनन्या फिर से चीखने चिल्लाने लगती है, मत मारो मुझे, मत मारो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं सिर्फ यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? नयन तुरंत चौंक कर उठती है। रिया झटके से पीछे हटती है। नयन घबराहट में, क्या हुआ अनन्या, तुम ठीक हो ना? अनन्या उठो। अनन्या एकदम से झटके से उठती और कहती है, पता नहीं, मुझे बहुत घुटन हो रही है, शायद अंधेरे की वजह से। तुम मेरे पास बैठ जाओ प्लीज। नयन अनन्या के पास बैठ जाती है, उसके माथे पर हाथ रखती है। रिया अपनी जगह से हिले बिना बस छत को घूरती रहती है। उसकी आंखों में छुपी जलन और चुभन साफ दिखती है। अनन्या की आंखों में कुछ अजीब सा ही था, डर था, बेबसी थी, मायूसी थी, पता नहीं। रिया गुस्से और दर्द में कहती है, हर बार ये लड़की बीच में आती है। इसने नयन को कभी नहीं छुआ, लेकिन मेरे हर प्यार के पल को छू कर तोड़ दिया है। नयन अनन्या के पास बैठी रहती है, उसे दिलासा देती रहती है। रिया करवट बदल लेती है, अपनी तरफ मुंह करके आंसू बहाने लगती है। कमरे में खामोशी छा जाती है, सिवाय अनन्या की धीमी सांसों और नयन को उसे दिलासा देने की हल्की फुसफुसाहट। रिया को लगता है कि नयन उससे धीरे धीरे दूर होती जा रही है और अनन्या ही उनके बीच की दूरी का कारण बनती है। खैर, वो रात किसी तरह निकलती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में आते हैं। रिया कैंटीन में बैठी होती है तो उसकी नजरें श्रेया पे पड़ती है। उसकी रिया की आंखें सूजी हुई होती है और चेहरा पीला पड़ गया होता है। वो श्रेया के पास जाती है और कहती है, श्रेया, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ अकेले में? श्रेया नयन की दोस्त होती है और रिया को अच्छे से जानती भी है। उसे की तरफ देखती है तो उसे रिया परेशान दिखती है, तो कहती है, दोस्तों मैं भी आती हूँ। ये कह के वो रिया को लेकर कैंटीन के बाहर आ जाती है। बोलती है, रिया बोलो क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रिया आंखों में आंसू लिए आवाज कांपते हुए कहती है, श्रेया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नयन और मेरे बीच सब खत्म होता जा रहा है और ये सब अनन्या की वजह से हो रहा है। अनन्या? लेकिन यार वो तो बहुत मासूम है, नयन की जस्ट फ्रेंड है, क्या हुआ? मासूम? मासूम नहीं है वो, मासूमियत का ढोंग करती है। श्रेया, तूने देखा नहीं है क्या? तुझे भी तो एहसास है, कॉलेज में भी कितनी बार मैं नयन करीब आने की कोशिश करते हैं और वो कोई ना कोई बहाना लेकर बीच में आ जाती है। कभी मुझे बाथरूम जाना है, कभी डर लग रहा है, कभी फिजिक्स समझ नहीं आ रही है और अब तो हमारे कमरे में भी आ गई है। मैं अपने ही कमरे में अजनबी महसूस कर रही हूँ। रिया ने पिछले कुछ रातों के वाक़ये, नयन का अनन्या को हर वक्त तवज्जो देना, उसके प्यार के पलों को अनन्या द्वारा तोड़ देना, सब श्रेया को बताया।
रिया ने कहा, और जब मैंने नयन से कहा तो मुझ पर चिल्लाने लगी कि मैं ओवर पजेसिव हूँ, मुझे सब पर शक होता है। श्रेया कहती है कि तू जानती है कि नहीं, श्रेया तू जानती है मैं नयन से कितना प्यार करती हूँ। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन अनन्या ने हम दोनों के बीच इतनी दूरी ला दी है कि मुझे डर लगता है। तुम नयन की सबसे अच्छी दोस्त हो, प्लीज उसे समझाओ। वो देख नहीं पा रही है कि अनन्या क्या कर रही है। श्रेया रिया की बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। वैसे तो उसने नयन और अनन्या को एक साथ काफी देखा था, पर उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। रिया की आंखों में दर्द और सच्चाई देखकर श्रेया को लगे कुछ तो गड़बड़ है। वो रिया का हाथ थामते हुए कहती है, शांत हो जाओ रिया, मैं नयन से बात करते हुए उसे समझाने की कोशिश करूंगी, तुम इतनी परेशान मत हो। रिया कहती है, कर लो बात, शायद तुम्हारी बात समझ जाए। श्रेया ने नयन को अकेले में बात करने के लिए बुलाया। नयन अपनी किताबें समेट रही थी। अनन्या शायद लाइब्रेरी गई हुई थी। श्रेया नयन के पास आते और कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नयन कहते हैं, हाँ बोलो, क्या हुआ। श्रेया कहती है, नयन रिया इन दोनों बहुत परेशान है, तुम उसे देख रही हो ना। नयन थोड़ी खींच कर कहती है, परेशान? हाँ, वो ओवर पजेसिव हो रही है। मुझे नहीं पता उसे अनन्या से क्या प्रॉब्लम है, और मैंने अक्सर देखा है जब मैं अनन्या की हेल्प करने के लिए अनन्या के पास होती हूँ उसका मुंह बन जाता है। यार अनन्या एक मासूम लड़की है, उसे सच में हमारी मदद की जरूरत है। रिया को बस शक होता रहता है। नयन बात शक की नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। रिया को लगता है कि तुम दोनों के रिश्ते में अनन्या की वजह से दूरी आ रही है। जब तुम दोनों के खास पल होते हैं, अनन्या हमेशा किसी न किसी बहाने बीच में आ जाती है और तुम उसे रोकने की बजाय उसी पर ध्यान देने लगती हो। नयन बचाव करते हुए कहते, श्रेया क्या तुम भी रिया की तरह बातें कर रही हो। अनन्या डरी हुई होती है, या उसे सच में मेरी मदद की जरूरत होती है। मैं अपनी दोस्त को कैसे अकेला छोड़ दूँ। तुमसे भी दोस्ती की है आज तक, क्या तुमने अकेला छोड़ा है? लेकिन मैं इस तरह कभी तुम दोनों के बीच भी तो नहीं आती ना नयन। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम उसे छोड़ दो, मैं बस ये कह रही हूँ कि अनन्या की वजह से रिया और तुम्हारे बीच की बॉन्डिंग खत्म हो रही है। क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम रिया को पहले जितना समय नहीं दे पाती, या उसके इमोशंस को कमजोर समझ रही हो? नहीं, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। रिया बस बेवजह चल रही है, और तुम भी उसे सपोर्ट मत करो। वह बस फालतू की बातें कर रही है। मैं अनन्या को अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम दोनों को ये समझ ही नहीं आ रहा है। श्रेया भी फिर कहते, ठीक है नयन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन एक बार रिया की जगह खुद कर रख कर सोचो। तुम्हें नहीं लगता तुम उसे नजरअंदाज कर रही हो? नयन मुंह फेरते हुए कहते हैं, मुझे कुछ नहीं सोचना है। अनन्या मेरी दोस्त है, उसे मेरी जरूरत है। रिया को अपनी पॉसेसिवनेस छोड़नी होगी। श्रेया समझ जाती है कि नयन अभी किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो वहां से चली जाती है। इधर श्रेया से बात करने के बाद भी नयन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। रिया ये देखकर और ज्यादा टूट जाती है। अनन्या इधर नयन के कंधे पर सर रखकर कोई किताब पढ़ रही होती है, और नयन उसे कुछ समझा रही होती है। रिया अपने बिस्तर पर लेटी होती है, उसकी आंखें नम होती है। उसे लग रहा होता है कि नयन अब उसकी बात भी नहीं सुनना चाहती। उसका प्यार, उसकी शिकायतें, उसका दर्द सब नयन के लिए महज ओवर पॉसेसिवनेस बन चुका है। इधर नयन को लगता है, रिया तुम मुझसे इतनी दूर हो रही हो बेवजह, आखिर कैसे चलेगा ये। तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि अनन्या मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त है, और मैं एक दोस्त की तरह उसकी हिफाजत कर रही हूँ। इस बात को तुम भी जितनी जल्दी समझोगी उतना अच्छा होगा। इधर रिया मन में कहती है, मुझे लगा था श्रेया से बात करके कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन नैन ने तो उसको भी ठुकरा दिया। क्या मैं सच में अपनी नैन को खो चुकी हूँ? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जो तकिए में समा जाते हैं। अनन्या और नयन की धीमी फुसफुसाहट कमरे में गूंजती है, लेकिन नयन की आंखें सिर्फ रिया पे गड़ी होती है, और रिया के दर्द को उनकी फुसफुसाहटें और बढ़ा रही होती है।
रिया मन ही मन कहती है नहीं, मैं नयन को ऐसे नहीं खो सकती, अब और नहीं, इस रिश्ते को बचाने का अब मेरे पास आखिरी मौका है, इस बार कोई रुकावट नहीं, चाहे जो करना पड़े। खैर वो ठान के और वो रात बीतती है। अगले दिन क्लास के बाद रिया नयन को रोकती है, कहती है नयन। रिया की आवाज़ सुन के, उसके मुंह से अपना नाम सुन के नयन एकदम से ठिठक जाती है। रिया नयन का हाथ प्यार से पकड़कर आंखों में गहराइयां लिए कहती है नयन, मुझे तुमसे बात करनी है और इस बार सिर्फ हम दोनों। नयन पिछले कुछ दिनों से रिया के साथ बढ़ती दूरी से अंदर ही अंदर बेचैन थी। रिया की आंखों में वही पुरानी चमक देखकर नयन थोड़ी नरम पड़ी थी। उसे भी रिया की कमी खल रही थी। नयन ने कहा, हाँ रिया बोलो। रिया नयन के करीब होकर हल्की फुसफुसाहट भरी आवाज में और अदाओं के साथ खींचते हुए कहते हैं कि आज शाम को हम कहीं और मिल सकते हैं, हॉस्टल से दूर, जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, कोई भी नहीं। और हाँ, सॉरी टू से, पर अनन्या भी नहीं। नयन रिया की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। एक हल्की सी हंसी उसके होठों पर तैर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि रिया का इशारा किस तरफ था। नयन के लिए भी रिया के करीब आने की बेचैनी कम न थी। नयन मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन कहाँ? रिया कहती है, मेरी फ्रेंड का फ्लैट है ना, खाली है, वो अपने मम्मी के यहाँ गई है, वहाँ में डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ हम दोनों। नयन ने रिया की आंखों में देखा, वहाँ प्यार, उम्मीद और एक असीमित चाहत थी। नयन ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। उसने धीरे से अपना सिर हिला दिया। नयन ने रिया की आंखों में देखा, कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। दिन भर काटना दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था। हर एक पल उन्हें शाम की तरफ खींच रहा था। नयन क्लास में थी, पर उसका ध्यान नहीं लग रहा था। रिया भी अपने कामों में व्यस्त थी, पर उसका मन फ्लैट और नयन के साथ बिताने वाले पलों में था। खैर किसी तरह दिन बीता और दोनों शाम को उस फ्लैट पे पहुंचते हैं। फ्लैट पे हल्की रोशनी थी, कहीं दूर से धीमे संगीत की आवाज आ रही थी। कमरे में खुशबू फैली हुई थी और सोफे पर रखे कुशन बिखरे हुए थे, जो आराम का निमंत्रण दे रहे थे। नयन और रिया दोनों कमरे में थे। दिन भर की बेचैनी और उम्मीद में उन्हें अपने आगोश पे ले लिया था कि तभी नयन का फोन बजता है। नयन फोन देखती है तो अनन्या का कॉल होता है। अनन्या का फोन वो रिसीव कर दिया। अनन्या उधर से कहती है, नयन कहाँ हो तुम, अभी तक हॉस्टल नहीं आई? नयन कहती है, मैं अपनी मम्मी से मिलने आई हूँ, तो थोड़ी देर में हॉस्टल आ जाऊंगी, तुम आराम करो, ठीक है? और हो सकता है मैं थोड़ी देर पे आऊँ भी नहीं, मैं सुबह ही आऊँ, डरना मत। और रियादी कहाँ? और रियादी मेरे साथ ही आएगा, ठीक है? ये कह के वो फोन कट कर देती है और इधर नयन अपना फोन साइड में रखकर रिया को अपने आगोश में ले लेती है। रिया धीरे से नयन का हाथ थामती और धीरे धीरे उसे सोफे पर खींच लेती है। नयन उसकी आंखों में खोई हुई होती है। रिया हल्की आवाज में कहती है, कितने दिनों बाद सिर्फ हम दोनों। नयन उसके गालों को छूती है और फिर अपने होठों को उसके होठों पर रख देती। दोनों एक दूसरे में समाने लगते हैं। पल भर के लिए दुनिया ठहर सी जाती है। उनके हाथ खुले कपड़े, एक दूसरे में लिपटा जिस्म और तेज होती सांसें इस बात का सबूत थे कि उनकी चाहत कितनी गहरी थी। उनके होठ एक दूसरे को खोज रहे होते हैं,
उनके हाथ एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए होते हैं। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है। इस पल को पूरी तरह जीना चाहती थी। नयन भी उसे अपनी बाहों में कसती जा रही होती है, मानो इस दूरी को हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हो। कि तभी नयन का फोन फिर से जोर से बज उठता है। दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं। नयन के होठों पर एक झुंझलाहट थी, लेकिन फोन स्क्रीन पर अनन्या का नाम चमक रहा था। नयन फोन देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, अरे यार, इस वक्त फिर से? अभी 1 घंटे पहले तो बताया नहीं आ सकती हो। क्या करूं मैं इस लड़की का? रिया कहती है, मनी मन चिल्लाती है, पर बाहर से चुप होती और कहती है, प्लीज नयन मत उठाओ। लेकिन नयन की फितरत उसे रोक नहीं पाती। अनन्या को लेके जो वो प्रोटेक्टिव थी, वो चीज उसे फोन उठाने में मजबूर कर देती है। कहती है, हाँ अनन्या, क्या हुआ, सब ठीक है ना? दूसरी तरफ से अनन्या की आवाज तेज और डरी हुई लग रही थी। हालांकि रिया को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। अनन्या फोन पर घबराई हुई आवाज में हाँफते हुए बोलती है, नयन नयन मैं हॉस्टल से बाहर गई थी कुछ सवाल लेने के लिए, और जब वापस आ रही थी तो कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हॉस्टल के पास सुबह से हॉस्टल की गली में मुड़ने वाली थी कि तभी उन्होंने लाइट बंद कर दी। यह लाइट चली गई है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। नयन, मुझे डर लग रहा है ये वही लड़के तो नहीं है जिन्होंने मुझे पहले छेड़ा था और तुमने पीटा था। कहीं ये मुझे मुझसे बदला लेने तो नहीं है? तुम प्लीज आ जाओ, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, प्लीज। ये सुन के नयन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत बिस्तर से उठ बैठी। उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ दिख रही थी। रिया को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जोर से कोई ईंट दे के मार दी हो। नयन फोन पर, क्या अनन्या, तुम वहीं कहीं छुपो, मैं अभी आती हूँ। रुको, तुम वहीं? कहाँ मिलूँ मैं? बोलो, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ। कहती, हाँ जल्दी करो। और जल्दी आओ प्लीज। नयन तो ना फोन रखती है और जल्दी से अपने बिखरे कपड़े ठीक करने लगती है। इधर रिया घबराहट में आ जाती है। नयन भी घबराहट में रिया से कहते, रिया अनन्या खतरे में, उसका कोई पीछा कर रहा होगा, हमें चलना होगा, तुम चल रही हो ना? रिया कहती है, कोई कहीं नहीं जा रहा है नयन, ना तुम ना मैं, कुछ नहीं हुआ है उसे। और नयन का हाथ पकड़ आंखों में आंसू और दृढ़ता के साथ बोलती है कि नयन, तुम ऐसे नहीं जा सकते। नयन घूमती है, रिया का हाथ झटकने की कोशिश करती है और कहती है, रिया तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अनन्या मुसीबत पे है, उसे जरूरत है हमारी, जरूरत। उसे हमेशा तुम्हारी जरूरत क्यों होती है नयन? और हर बार सही वक्त पर। तुम मेरी जरूरत कब समझोगी? तुम्हें मुझसे ज्यादा वो जरूरी क्यों लगती है? नयन लापरवाही से कहती है, जरूरत की बात नहीं है रिया, ये दोस्ती है, इंसानियत है। तुम क्यों हर बात को एक ड्रामा बना देती हो? ड्रामा? ठीक है नयन, तो चुन लो, या तो उसे चुन लो या मुझे। अगर आज तुम यहाँ से गए तो याद रखना ये हमारे इस रिश्ते का आखिरी दिन होगा, आखिरी। नयन चौंक जाती है, कुछ पल के लिए रुक जाती है। रिया की आंखों में देखती है जहाँ उसे दर्द, उदासी और एक टूटे हुए वादे की झलक दिखती है। लेकिन फिर भी अनन्या की मदद की पुकार उसके दिमाग में गूंजती है और नयन को लगता है कि रिया भी गुस्से में थोड़ी ठीक हो जाएगी तो बात को समझेगी। तो वो कहती है, रिया तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, मैं अनन्या को इस हालत में नहीं छोड़ सकती, उसे जरूरत है मेरी। और नयन बिना एक पल रुके रिया की तरफ देखे बिना तेजी से फ्लैट से निकल जाती है। रिया वही बिस्तर पर अकेली रह जाती है। उसके हाथ खुले कपड़े, उसे बिखरे बाल और उसके होठों पर नयन के होठों का अधूरा स्वाद।
सब उस एक पल के लिए गवाह थे जब उसका प्यार एक बार फिर से बीच में ही छीन लिया गया था। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके अंदर एक अजीब सी ठंडी खतरनाक खामोशी छा गई थी। यह सिर्फ एक रुकावट नहीं थी। रिया को लग रहा था कि अनन्या की तरफ से एक मैसेज था कि नयन सिर्फ उसकी थी और कोई उसके बीच नहीं आ सकता था। ये नयन का चुना हुआ रास्ता था। नयन के जाने के बाद रिया वही सोफे पर ढेर हो गई। उसके जिस्म में जैसे कोई जान ही नहीं थी। अंधेरा और अकेलापन उसे काटने को दौड़ रहा था। बेहद खुले कपड़े, बिखरे बाल और होठों पर नयन के अधूरे स्पर्श का एहसास, ये सब उसके घावों पर नमक छिड़क रहा था। या तो उसे चुनो या मुझे। उसके अपने ही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। और नयन ने उसे नहीं चुना था। उसके प्यार को, उसकी परवाह को, उसकी हर बात को नयन ने एक ड्रामा कह दिया था। रिया ने सिसकते हुए खुद से कहा, उसने मुझे नहीं चुना, उसने चुना हर बार अनन्या। उसकी सिसकियां धीरे धीरे हिचकियों में बदल गई थी और फिर एक दर्द भरी चीख जो अंधेरे कमरे में ही दब कर रह गई थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया था और आंसू बहते रहे। उस फ्लैट का खूबसूरत माहौल अब उसे एक जेल जैसा लग रहा था, जहाँ वो अपने ही दर्द में कैद थी। उस रात नयन वापस नहीं आई। रिया सारी रात वही सोफे पर बैठी रही, हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती, पर दरवाजा नहीं खुला। सुबह की हल्की रोशनी जब कमरे में छाई तो रिया की आंखें सूजी हुई थी और उसका दिल पत्थर हो चुका था। रिया अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंची तो नयन और अनन्या दोनों अंदर थी। अनन्या नयन के बिस्तर पर बैठी थी। नयन उसे चाय दे रही थी। नयन ने रिया को देखा और रिया के पास गई और कहा, सॉरी, तुम रात को वापस क्यों नहीं आई? रिया ने उसे बीच में टोकते हुए ही कहा कि कहीं भी थी, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है नयन? नयन थोड़ा चौंकती और कहती है, रिया तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? कल रात अनन्या मुसीबत में थी, तुम जानती हो ना कि वो कितना डरी हुई थी। हाँ, मैंने देखा उसकी मुसीबत, और मैंने ये भी देखा कि तुम्हारी दोस्ती कहाँ तक जा सकती है। अनन्या जो ये सब देख रही थी बीच में बोलने की कोशिश करती है कि रिया दीदी कल रात में सच में बहुत डर गई थी वो लड़के। रिया अनन्या की तरफ तीखे अंदाज में घूमती है। उसकी आवाज में अब कोई झिझक नहीं थी। रिया ने सीधे कहा, बंद करो ये नाटक अनन्या, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और नयन, तुम्हें मुझसे अब कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। रिया अपने सामान की अलमारी की तरफ बढ़ती है, बैग उतारती है और तेजी से अपने कपड़े और जरूरी सामान बैग में भरना शुरू कर देती है। नयन घबरा कर रिया के पास आती है और कहती है, रिया ये क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? रिया बैग बंद करते हुए नयन की आंखों में देखती है। उसकी आवाज में एक दर्दनाक दृढ़ता होती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था नयन, अगर तुम कल रात गए तो ये हमारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा, और तुम गई। ये कमरा अब तुम्हारा और अनन्या का है, मुझे यहाँ कोई जगह नहीं चाहिए। नयन रिया का हाथ पकड़ती और कहती है, रिया नहीं, प्लीज, तुम ये क्या कह रही हो? ये सब गलत फहमी है। तुम क्यों ऐसा कर रही हो? तुम्हें याद नहीं हम कितने करीब है? रिया नयन का हाथ झटकती और कहती, करीब? नयन तुम अंधी हो गई हो, तुम्हें मेरी आंखों का दर्द नहीं देख पाई, तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पाई। वो अनन्या की तरफ देखते हुए, तुम्हें बस अनन्या की मासूमियत दिखी, उसका डर दिखा, उसकी जरूरत दिखी, और मुझे, मैं तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक ओवर पॉसेसिव लड़की बन के रह गई। रिया अपना बैग उठाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। नयन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती, कहती है, रिया रुको, मैं बात करना चाहती हूँ, प्लीज रिया, एक बार मेरी बात तो सुनो। अब बात करने को कुछ नहीं बचा है नयन,
तुमने कल रात ही सब कुछ कह दिया था अपने एक्शन से। गुड बाय। रिया बिना पीछे मुड़े दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल जाती है और नयन दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पे झटका और एक गहरा खालीपन था। अनन्या कमरे में चुपचाप बैठे ये सब देख रही थी। रिया के जाने के बाद हॉस्टल का कमरा नयन के लिए खाली पिंजरा बन गया था। रिया का बिस्तर खाली था, उसकी अलमारी भी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी जो नयन का हर पल काटने को दौड़ रही थी। लेकिन अब अनन्या नयन के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। उसे हर छोटी बात के लिए नयन की जरूरत होती थी। कभी साथ में खाना, कभी लाइब्रेरी में साथ बैठना, कभी रात में देर तक बातें करते रहना। लेकिन नयन का दिल दिमाग सिर्फ रिया पे था। नयन ने कॉलेज के बाद रिया के नए रूम में जाने का फैसला किया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी कि अनन्या कमरे में दाखिल हुई। उसने कहा, नयन मुझे पता है तुम रिया दी से मिलने जा रही हो, पर वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नयन को थोड़ा अजीब महसूस होता है। कहती है, तुम्हें कैसे पता वो यहाँ नहीं है? मैंने उन्हें अभी बाहर जाते हुए देखा इसलिए। अनन्या की बात नयन मान लेती है और रूम में वापस चली जाती है। अगले दिन नयन ने रिया को कॉलेज के कॉरिडोर में देखा। वह तेजी से रिया की तरफ बढ़ी कि तभी अनन्या उसके सामने आती है और चक्कर आने का नाटक करने लगती है। नयन जो है मजबूरन अनन्या को सहारा देती है और इस बीच रिया वहां से निकल चुकी होती है। नयन अब रिया से मिलने की एक दोबारा कोशिश करने लगती है और एक दिन नयन को पता चलता है कि रिया शाम को अपनी एक कॉमन फ्रेंड से मिलने कॉलेज की पुरानी आर्ट गैलरी में आएगी। नयन ने फैसला किया कि रिया से वो वही बात करेगी और अपने प्यार को एक बार फिर से हासिल करेगी। वह आर्ट गैलरी की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसके फोन पर अनन्या का कॉल आया। अनन्या आंसुओं से भरी मुस्कान में जैसे बहुत मुश्किल से बात कर रही हो कहते, नयन मैं अभी लाइब्रेरी से आ रही थी और मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं यही बेहोश हो जाऊंगी, तो मेरे पास आ सकती हो क्या? नयन का दिल एक पल को दुविधा में पड़ जाता है। अनन्या की आवाज में जो दर्द था वो उसे सच्चा लग रहा था। नयन ने आर्ट गैलरी की तरफ एक नजर डाली, फिर मजबूरन वापस मुड़ गई अनन्या की तरफ। उसे अनन्या अपने हॉस्टल के कॉरिडोर में कोने में बैठी मिली, कांप रही थी। नयन ने उसे सहारा दिया और उसे रूम में लेके गई। लेकिन नयन को हर पल रिया की कमी खल रही थी और साथ ही अब उसे ये बात भी खटकने लगी थी कि जब भी वो रिया के पास जाने की कोशिश करती है अनन्या को कुछ हो ही जाता था। अनन्या का सच उसे अब धीरे धीरे दिख रहा था। उसने रिया को कई बार कॉल किया, मैसेज भेजे, पर कोई जवाब नहीं मिला। रिया ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। नयन को लगा कि उसे रिया से मिलकर बात करनी होगी, माफी मांगनी होगी, चाहे जैसे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? अनन्या के बहाने और हर वक्त उसका उस तरह बीच में आ जाना अब नयन के दिल में शक पैदा कर रहे थे। तो एक दिन जाके अनन्या से सीधे सीधे बात करती है
कहती है अनन्या एक बात बताओ, जब भी मैं रिया से बात करने की कोशिश करती हूँ, उसे फिर से अपनी जिंदगी में लाने की हिम्मत करती हूँ, हर बार तुम बीच में आ जाती हो, आखिर क्यों? अब तो लगने लगा है शायद रिया जो कहती थी वो सही था। तुम जानबूझ के हमारे बीच आ रही हो, क्यों कर रही हो ऐसा? अनन्या थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, आपको ऐसा लगता है? मैं तो बस आपका दिल टूटने से बचा रही थी नयन। आपको एक ऐसी लड़की से बचा रही थी जो बस आपका इस्तेमाल कर रही थी। खैर छोड़िए। नयन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छा, क्यों? बस ऐसे ही। घुमा फिरा के बातें मत करो। अगर इतनी बात कही हो तो साफ साफ सारी बातें कहो। आप साफ साफ सुन सकते हैं तो सुनिए। रिया दी का अफेयर चल रहा है किसी और लड़की के साथ। मैंने खुद देखा है नयन। आपसे छुपा रही थी ताकि आप एक बार फिर से ना टूटे। लेकिन अब जब आप मुझ पे शक करने लगे हो तो मुझे बताना पड़ा। मैं इसलिए आपको बार बार रोकती थी रिया दी से मिलने के लिए, और रिया को आपसे दूर जाने का एक बहाना चाहिए था, तो उन्होंने मेरा बहाना आजमाया और आपसे दूर चली गई। कुछ सेकंड कमरे में सन्नाटा छा जाता है। नैन की आंखें फैल जाती है और अचानक से चीख उठती है, कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या अनन्या? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है? कुछ भी बोल रही हो बिना सबूत, बिना सोचे समझे। पता भी है तुम्हें तुम क्या कह रही हो? अच्छा, मैं जानती थी आप मुझ पर ऐसे यकीन नहीं करेंगे। लो ये देखिए। वो फोन पर कुछ तस्वीरें खोलती है। रिया किसी लड़के को गले लगा रही होती है, कहीं हाथ थपे हुए होती है तो कहीं उसके माथे को चूम रही होती है। देख लीजिए, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है नयन, मैंने खुद देखा है कई बार। आप सोचती है रिया आपसे प्यार करती है, तो फिर ये क्या है? नयन कांपते हाथों से फोन पकड़ती है, तस्वीरें देखती है, उसकी आंखें नम होने लगती है। एक तस्वीर में रिया उस लड़के की गालों को छू रही होती है। नयन का गला सूखता है, कहती सब सब कौन है ये लड़की? कोई जिसे आप नहीं जानती, पर रिया बहुत अच्छे से जानती। ये झूठ भी हो सकता है, ये सब पलों का भ्रम भी हो सकता है। सच और भ्रम के बीच फर्क आप तब समझेंगे जब आपकी दुनिया एक बार फिर से बिखर जाएगी। तुम्हें क्या लग रहा है ये सब दिखा के अनन्या? क्या ये सब इसलिए था ताकि मैं रिया से ना मिलूं? मैं बस ये नहीं चाहती हूँ नयन कि तुम टूटो, और तुम्हें अगर ये लगता है मैं इसलिए ये सब कर रही हूँ तो ठीक है, आज के बाद तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी, ठीक है? छोड़िए। और अगर आपको इतना ही हुआ है ना, तो मैं आपको लाइव दिखा सकती हूँ। चलिए दिखा देती हूँ, देखना है? और उसका हाथ पकड़कर वो वहां से लेके जाती है जहाँ रिया एक लड़की के साथ बैठी हुई होती है और कहती है, मैं थक गई हूँ संजना, सब कुछ करके। वो मुझसे दूर हो गई है। नयन से प्यार किया मैंने पूरे दिल से, लेकिन अब लगता है कि मैं उसके लिए बोझ बन गई हूँ। पता नहीं क्या चल रहा है। अनन्या उसे लेके वहां पहुंच जाती है और जब वो देखती है कि नयन बहुत गौर से देख रही है तो उसे और करीब ले जाती है। कहती है, सुनो क्या कह रही है रिया? रिया नयन खास उस टाइम पे पहुंचती है जब रिया संजना से ये कह रही होती है कि शायद उससे दूर होकर ही सुकून मिला है। अब लगता है मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। अब अच्छा ही है, ठीक है, अच्छा ही हुआ दूर हो गए। ये सुन के नयन का दिल जैसे चकनाचूर होने लगता है और वो वहां से
वापस अपने हॉस्टल में आ जाती है। ना वो अनन्या से कुछ कहती है ना किसी और से। एक दो दिन हॉस्टल में ही रहती है और अनन्या उसे समझाने की और संभालने की कोशिश कर रही होती है। तो आगे क्या होगा ये अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।